नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 23 सितंबर और 23 सितंबर को आपका एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम था, जो कि आपका फर्स्ट शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट में आपके 25 जीके जिसके प्रश्न पूछे गए थे, उन 25 में से अधिकतम रियल प्रश्न जो कि मिल गए हैं, जो कि आपका 100% रियल प्रश्न हैं। तो अभी हम उनसे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, साथ में उनसे जो इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते चलेंगे। जिनका नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है या एमटीएस का एग्जाम है, उनके लिए बहुत ही लाभदायक ये वीडियो होने वाला है। तो चलिए, वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा, और सब्सक्राइब कर लिए हैं तो नोटिफिकेशन कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न। लेकिन इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर हर दिन के जैसा आपको दिया जाएगा, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग जाकर उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न हुआ है कि होजागिरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है, तो होजागिरी के विषय में आपसे आया था। तो होजागिरी इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा त्रिपुरा। ठीक है, होजागिरी की बात करते हैं तो एक लोक नृत्य है जो त्रिपुरा राज्य में रिंग लोगों के द्वारा किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कौन से समुदाय के द्वारा किया जाता है, तो रिंग समुदाय के द्वारा। ठीक है, ये जो रिंग समुदाय है भारतीय राज्य त्रिपुरा की 21 अनुसूचित जनजातियों में से एक है। साथ में त्रिपुरा में होजगिरी नृत्य काफ़ी लोकप्रिय है, और इस प्रकार नृत्य होजगिरी के दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान किया जाता है, और जो दशहरा के तीसरे दिन होता है। यहाँ पर आप लोग होजागिरी नृत्य को करते हुए महिलाओं को भी देख सकते हैं। ये जो नृत्य है आपका महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं मॉक टेस्ट के बारे में। मॉक टेस्ट एक ऐसा चीज़ है जो कि अगर आप लगा के एग्जाम देने जाते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलता है। और मॉक टेस्ट लगाने का जो सबसे अच्छा जो प्लेटफॉर्म है अभी तक के मार्केट में, वह है आपका टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक पर अभी आपका ऑफर भी चल रहा है, उम्मीद की किरण सेल के नाम से। अगर इस सेल के दौरान आप इनका ईयरली का टेक्स्ट बुक 5 प्रो परचेस करते हैं तो यह मात्र आपको 608 रुपये मिलने वाला है। साथ में कूपन कोड अगर आप APG यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर 13% का एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलेगा। साथ में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप इनसे अपना पूरा रिफंड भी ले पाते हैं। टेक्स्ट बुक की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 800 प्लस एग्जामों का 70,000 प्लस मॉक टेस्ट के साथ साथ 17,000 प्लस PYP मिलते हैं, जो पूरे भारत में जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे आप SSC का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बैंक का, रेलवे का, डिफेंस का, या स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट और PYP आपको मात्र एक ही पास में मिल जाता है। इसके अलावा SSC सीजीएल जैसा आपका एग्ज़ाम चल रहा है, टीयर 1 का चल रहा है, टीयर 2 का अगर आप एग्ज़ाम देंगे तो इसका भी मॉक टेस्ट यहाँ पर अपलोड किया जा चुका है। टोटल 997 टेस्ट है। ठीक है, जो कि अभी हाल ही में अपडेट किया गया है। इसी प्रकार से सारे एग्जामों का इसी रेशियो में आपको मॉक टेस्ट देखने को मिलता है, साथ में PYP। ठीक है, तो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ रहेगा, तो एक बार आप लोग जाकर चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। तो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद केंद्रीय कार्यपालिका से संबंधित है। केंद्रीय कार्यपालिका से यानी कि विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द हिस्टोरिकल सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा अनुच्छेद 52 से 78 यानी कि 78। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 से 78 जो है केंद्रीय कार्यपालिका से संबंधित है। और अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की जो कार्यकारी शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 56 जो है राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि के बारे में बताता है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल की जो अवधि होगा वो कितने वर्षों का होगा, तो 5 वर्षों का होगा। अनुच्छेद 58 आपका राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति की पात्रता के बारे में, कि अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो उसका आपका क्या क्या पात्रता होना चाहिए। जिस प्रकार अगर आप SSC सीजीएल का एग्जाम का फॉर्म भरते हैं या सीजीएल में पोस्ट पाना चाहते हैं तो उसका भी एक पात्रता है, उसी प्रकार से राष्ट्रपति बनने का भी एक पात्रता है, जो कि अनुच्छेद 58 में है। अनुच्छेद 59 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति पद की शर्तों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 71 जो है राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो मामले हैं वो उससे संबंधित है। अनुच्छेद 72 जो है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों से संबंधित है। ठीक है, तो ये चीज़ है। इसके अलावा और बहुत सारे अनुच्छेद जहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे पूछे जाने की संभावनाएं हैं, वो है अनुच्छेद 38 जो कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 39 जो है नीति के उन सभी सिद्धांतों का उल्लेख करता है जिनका पालन राज्यों के द्वारा किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 40 कहता है पंचायतों के संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 41 कल्याणकारी सरकार की बात करता है। अनुच्छेद 42 आपका न्यायपूर्ण और मानवीय कार्य और मातृत्व राहत की बात करता है। अनुच्छेद 43 आपका उचित मजदूरी, जीवन के सभ्य स्तर के बारे में बात करता। अनुच्छेद 44 जो है वो आपका क्या बात करता है, तो वो बात करता है समान नागरिक संहिता के बारे में। अनुच्छेद 45 जो है देश के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है।
अनुच्छेद 46 जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, कमजोर वर्गों के शोषण से संरक्षण का उल्लेख करता है। 47 जो है पोषण, जीवन स्तर, सार्वजनिक स्वास्थ्य के बारे में बात करता। 48 जो है वैज्ञानिक, कृषि, पशुपालन की बात करता। अनुच्छेद 49 जो है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा के बारे में बात करता। अनुच्छेद 50 जो है न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने की बात करता। ठीक है, तो इसी प्रकार से है। नेक्स्ट जो है कि अटला टड्डी किस राज्य का त्यौहार है। ठीक है, तो अटला टड्डी इज अ फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों आपका हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, जो अटला जो टड्डी है वो आपका आंध्र प्रदेश का एक त्यौहार है जो आश्वयुजम के कृष्ण पक्ष के दूसरे दिन मनाया जाता है। ये जो त्यौहार है विवाहित हिंदू महिलाओं के द्वारा पति पाने या अपने पति के स्वास्थ्य लंबे जीवन के लिए मनाए जाने का एक पारंपरिक त्यौहार है। साथ में रोटियां की ईद या रोटेला पांडुंगा ये भी आपका आंध्र प्रदेश का ही त्यौहार है जो नेलोर में 12 शहीद दरगाह में आयोजित एक वार्षिक 3 दिवसीय त्यौहार है, तो इसको भी याद रखना है। साथ में आंध्र प्रदेश के अन्य त्यौहारों के बारे में बात करें तो हो गया भीष्म एकादशी, त्यागराज महोत्सव, पितृ ब्रह्मोत्सव, दक्कन महोत्सव, ये सभी आपका आंध्र प्रदेश में ही मनाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रीय युवा नीति यानी कि नेशनल यूथ पॉलिसी कब शुरू किया गया। तो इसका जो शुरुआत है 2014 में हुआ था। राष्ट्रीय युवा नीति 2003 के स्थान पर राष्ट्रीय युवा नीति 2014 की शुरुआत है जो किया गया था। इसका लक्ष्य युवाओं की पूर्ण क्षमता हासिल करने के लिए उन्हें सशक्त बनाने और उनके जरिए देश को राष्ट्र के बीच सही जगह हासिल करने में समर्थ बनाना था। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए नीति में 5 भलीभांति परिभाषित उद्देश्यों और प्राथमिकताएं वाले 11 क्षेत्रों की पहचान की गई है, इसको भी याद रखना है। साथ में पूछा गया कि अस्थायी बंदोबस्त आपका कब लागू हुआ था। तो अस्थायी बंदोबस्त की बात करते हैं तो ये लागू हुआ था आपका 1793 में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता कि 1793 में जब अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका राइट आंसर आपका होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त को बंगाल के अस्थायी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा ये जो बंदोबस्त है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी था और बंगाल के जमींदारों के बीच भू राजस्व तय करने का एक समझौता था। इसके अलावा भारत में अंग्रेज़ों के लिए भू राजस्व आय का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, इसके अलावा जो है कि इस अस्थायी बंदोबस्त को हम लोग ज़मींदारी व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं, साथ में इस्तमरारी बंदोबस्त के नाम से भी जानते हैं। ये जो बंदोबस्त है आपका बंगाल बिहार में पेश किया गया था, बाद में आपका मद्रास और वाराणसी में पेश किया गया यानी कि लगाया गया। अगला जो है कि बेलगाम में आयोजित 1924 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो बेलगाम अधिवेशन पहली बार 1924 में हुआ, उसका अध्यक्ष का नाम पूछा गया था। तो राइट आंसर होगा मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी। उन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की पुष्टि के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की थी। 24 के बेलगाम अधिवेशन में केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे। गांधी जी अभी तक जो है मतलब जितना भी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है उसमें से मात्र एक ही कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था जो कि 1924 का बेलगाम अधिवेशन ही था, तो इसको भी याद रखना है। साथ में गांधी जी के द्वारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करते हैं तो इसका स्थापना 1885 में होता है और इसके जो संस्थापक थे एओ थे। इसके अलावा इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो आपके WC बनर्जी थे जो कि पहला ही सत्र बम्बे में 1885 में हुआ था, बेमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, इसके अलावा इसके जो दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था 1886 में जो हुआ था वो दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, इसके अलावा तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयबजी ने किया था 1887 में, जो कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष भी थे। इसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले विदेशी अध्यक्ष की बात करेंगे यानी कि जो भारत का नहीं था विदेश का था, वो आपका 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन था जो कि जॉर्ज यूल के द्वारा किया गया। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है पहली महिला अध्यक्ष कौन है तो एनी बेसेंट थी, कलकत्ता अधिवेशन 1917 का इन्होंने किया था। पूछा जाता कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी तो कानपुर अधिवेशन 1925 में हुआ था जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने किया था। इसके अलावा INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले निर्वाचित अध्यक्ष अगर पूछा जाता तो सुभाष चंद्र बोस होगा जो कि 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था। इसके अलावा पूछा जाता कि स्वतंत्रता के समय आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे तो JB कृपलानी इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा आज़ादी के बाद कांग्रेस की पहली अध्यक्ष कौन बनी तो इसका राइट आंसर पट्टाभी सितार मैया होगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट आपका है कि अली अकबर खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो अली अकबर खां की बात करते हैं
तो अली अकबर खां आपके सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा सरोद। ठीक है। इसके अलावा पिछले शिफ्टों में इनका घराना पूछा गया था कि ये कौन से घराने से संबंधित है, तो ये आपके महर घराने से संबंधित है, इसको भी याद रखना है। सरोद वादन में अपने योगदान के लिए ये जाने जाते हैं। इनको पद्म भूषण अवार्ड 1967 में और 1989 में पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। साथ में 1991 में मैकआर्थर फेलोशिप भी मिली। जीनियस ग्रांट प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार भी थे। इसके अलावा कुछ और वाद्य यंत्र हैं जिससे संबंधित संगीतकार के नाम आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसा कि एक है वायलिन वाद्य यंत्र। इससे संबंधित कौन कौन से हैं, तो अभिजीत PS नायर हैं, L सुब्रमण्यम है, N राजम है, कला रामनाथ है, रागिनी शंकर है, कुन्नाकुड्डी वैद्यनाथन है। संतूर से बात करते हैं तो पंडित शिव कुमार को याद रखिएगा, इनका जन्म जम्मू कश्मीर में होता है। राहुल शर्मा है, तरुण भट्टाचार्य है, अभय सुपारी है। तबला से याद रखिएगा उस्ताद जाकिर हुसैन को 2023 में पद्म विभूषण अवार्ड, 24 में ग्रैमी अवार्ड, ठीक है, इनको मिला है। अल्लाह रखा खां जो कि जाकिर हुसैन के पिताजी ही हैं। उस्ताद तफू खां को याद रखिएगा। सरोज से अमजद अली खान को याद रखिएगा। अली अकबर खान को याद रखिएगा। अलाउद्दीन खान को याद रखिएगा। बावशी से हरिप्रसाद सोशिया को याद रखना है, पारसनाथ को। वीणा से आपका असद अली खान, जिया मोहिरुन डागर, अय्यारी श्याम सुंदरम। सितार से देखिए पंडित रविशंकर जी हैं, शाहिद परवेज खां हैं, बुद्धदीप्त मुखर्जी हैं, अनुष्का शंकर है, तो इसको याद रखना है। अगला है कि 1527 में खानवा का युद्ध जो है बाबर ने किससे हराया था, तो खानवा का युद्ध पूछा गया था कि आपसे एग्जाम में पूछा गया था कि राणा सांगा और बाबर के बीच कौन सा युद्ध हुआ था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था वो आपका खानवा का युद्ध था। खानवा का युद्ध की बात हम लोग करते हैं तो यह आपका 1527 में हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच। और राणा सांगा की बात करते हैं तो ये मेवाड़ का राजा था। ठीक है, और बाबर की बात करते हैं तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। 16 मार्च 1527 को यह युद्ध होता है। मुगल सेनाओं के लिए एक निर्णायक जीत पर समाप्त होता है। और बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध की बात करते हैं तो जब से बाबर आया 1526 में, तब से युद्ध ही लड़ता रहा और युद्ध लड़ते लड़ते मृत्यु हो गया। ठीक है, तो पहला युद्ध आपका पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ता है 21 अप्रैल 1526 के दिन इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच होता है, जिसमें बाबर विजयी बनता है। यानी कि बाबर ने जितना भी युद्ध लड़ा सब में वो विजयी ही बना, यानी कि वो जीता ही। इब्राहिम लोदी की बात करते हैं तो इब्राहिम लोदी आपका लोदी वंश का शासक था, जो कि इस युद्ध में हारते के साथ ही लोदी वंश का अंतिम सम्राट बना। साथ में जो दिल्ली सल्तनत था उस सल्तनत का भी अंतिम राजा इब्राहिम लोदी ही बना। इसके अलावा खानवा का युद्ध जो कि 17 मार्च 1527 को राणा सांगा बाबर के बीच हुआ। चंदेरी का युद्ध 29 जून 1528 को मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को अफगान और बाबर के बीच हुआ। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की, तो इसका राइट आंसर होगा मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। ठीक है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास यानी कि CR दास के द्वारा 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी या कहे तो कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है। इसके अलावा इसकी जो अध्यक्ष जो है वो आपके CR दास थे और महासचिव जो थे वो आपके मोतीलाल नेहरू थे, इसको भी याद रखना है। साथ में एक चीज़ और याद रखिए कि ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में किसे जाना जाता है, तो अरुणा आसफ अली को जाना जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि उत्तर भारत में कौन सा नदी कृषि से संबंधित नहीं है, 3 नदी का नाम दिया गया था। या कहे तो उत्तर भारत का 3 नदी का नाम दिया गया था और आपका दक्षिण भारत का नाम दिया गया था। तो गोदावरी जो था उसका राइट आंसर था, क्योंकि गोदावरी जो है उत्तर भारत की नदी नहीं है बल्कि यह दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है। यह महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होकर बहती है, बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इसके अलावा उत्तर भारत में प्रमुख नदियों की बात करते हैं तो गंगा, यमुना और सतलज कृषि के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन गोदावरी का उत्तर भारत की कृषि से कोई भी सीधा संबंध नहीं है। अगला जो है कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान लागू किए गए हैं, भाग पूछा गया था, तो राइट आंसर आपका भाग 9 होगा जो कि पंचायत से संबंधित है। अगर आपसे अनुच्छेद पूछा जाता तो अनुच्छेद 243 से 243O तक का अनुच्छेद पंचायत से संबंधित है। इसके अलावा जो पंचायत जो है या कहें तो भाग 9 जो है वो आपका जोड़ा गया था 73वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से, तो इसको भी याद रखना है। इसके अलावा संविधान के भाग 6 की बात करेंगे तो ये राज्य से संबंधित है। भाग 7
जो कि 1956 के द्वारा निरस्त कर दिया गया था अनुच्छेद 238 को। भाग 8 जो कि केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। उसी प्रकार से भाग 1 संघ और उसके प्रदेश से संबंधित है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। भाग 2 नागरिकता से। भाग 3 मौलिक अधिकार से। भाग 4 नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसे कि DPSP के नाम से भी हम लोग जानते हैं। भाग 4 है मौलिक कर्तव्य से। और भाग 5 आपका संघ से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, यदि प्रकाश के पथ पर रखी अपारदर्शी वस्तु अनंत छोटी है तो प्रकाश इसके किनारे पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है, इस प्रभाव को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर था विवर्तन। यदि प्रकाश के मार्ग में रखी गई एक अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश में इसके किनारों के चारों ओर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है, इस घटना को विवर्तन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। साथ में विवर्तन है क्या? तो ये एक तरंग दैर्घ्य के आकार की बाधा या कहें तो एपर्चर के किनारे के चारों ओर तरंग के मुड़ने की परिघटना है। तरंग की तरंग दैर्घ्य जितनी अधिक होगी विवर्तन की तीव्रता यानी मात्रा उतनी ही अधिक होगा। विवर्तन की शर्त यह है कि बाधा की चौड़ाई तरंग की तरंग दैर्घ्य से कम या तुलनीय होनी चाहिए। ठीक है, तो ये पूछा गया। इसके अलावा भी और क्वेश्चन पूछे गए जिसका लैंग्वेज तो क्लियर नहीं है। जैसा कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया आर्टिकल 1 के बारे में। अगर आर्टिकल 1 के बारे में पूछा गया हो कि आर्टिकल जो 1 है वह आपका किससे संबंधित है, तो ये आपका संबंधित है भारत के राज्यों और संघों के बारे में बताता है कि भारत में जो 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, उसके बारे में यह अनुच्छेद 1 बात करता है। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा गया वो आपसे पूछा गया था कि भारत में मानसून की अवधि जो है वो आपका कितने दिनों का होता है। तो भारत में मानसून की अवधि की बात करते हैं तो औसतन जो अवधि है आपका मानसून का वो आपका 100 से लेकर 120 दिनों का होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे मंथ तो मंथ की बात करते हैं तो जून से सितंबर तक का मंथ आपका मानसून का होता है और अवधि आपका 100 से 120 दिनों का ही होता है। तो आप लोग हमें बताइएगा ये क्वेश्चन आपका आया था या नहीं आया था। शुरू होता है जून के प्रारंभ से और ख़त्म होता है आपका सितंबर में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये पूछा गया। एक क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के किस शहर में 2022 या 23 विश्व कप हुआ था। इस प्रकार से भी कोई क्वेश्चन पूछा गया था। मैं भी आपसे शायद हॉकी का विश्व कप पूछा गया होगा। ठीक है, तो हॉकी वर्ल्ड कप जो है आपका 2023 में जो है वो आपका भारत के भुवनेश्वर में हुआ था, यानी कि उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, तो इसको भी याद देखना है ये पूछा गया कि नहीं। तो एक क्वेश्चन ये पूछा गया। इसके अलावा आपका एक करंट से कोई क्वेश्चन पूछा गया था सबसे ज़्यादा उठाने वाला पहलवान के विषय में। ठीक है, तो क्वेश्चन का तो लैंग्वेज पता नहीं, बाकी आप लोग बताइएगा जो लोग एग्ज़ाम देकर आपका आ रहे हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन इससे पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपका आशा भोसले से भी पूछा गया था कि आशा भोसले को कोई अवार्ड दिया गया था। ठीक है, कौन से ईयर में दिया गया था, वो किस फिल्म के लिए दिया गया था। ठीक है, जिसका राइट आंसर था आपका लगान था, लेकिन अवार्ड का क्या नाम था और कौन से साल का था तो वो हमें बताइएगा आप। ठीक है, बाकी अभी तक इतना ही क्वेश्चन मिले हैं और भी 2-4 जो क्वेश्चन हमें मिलेंगे प्राप्त होंगे उसको हम आपको PDF में दे देंगे। PDF जैसा कि हमने बताया कि टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी टेक्स्ट बुक के ईयरली पासपोर्ट से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ रहेगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।